नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 के चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे। किंगशिप कासन क्लास पार्ट 3 है। ये 2 पार्ट हम बना चुके हैं इस चैप्टर के। जिन्होंने नहीं देखा है तो शुरू से चैप्टर पढ़िएगा। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहले 2 पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स देख चुके हैं। नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए। आज हम 3rd पार्ट में कास्ट से शुरू करते हैं। इस पार्ट में मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी इस तरीके से कि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और उसके बाद मैंने हिस्ट्री क्यों लिया, आर्ट्स सेलेक्ट किया। और आर्ट्स में भी हिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग होता है, बट मैंने क्यों हिस्ट्री सेलेक्ट किया था वो चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कास्ट refers to a set of hierarchically ordered social categories laid down in धर्मसूत्र and धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ब्राह्मणों ने लिखे थे उनमें ऐसा है कि कास्ट क्या होता है, हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज है। यानी कि हायरार्की मतलब हायरार्की होता है कि इस कैटेगरी में कुछ लोगों को नीचे रखा जाता है, फिर कुछ उससे ऊपर होते हैं, कुछ उससे ऊपर होते हैं, कुछ उससे ऊपर होते हैं। जस्ट लाइक सब आपके स्कूल में अगर एग्जाम्पल ले, पेन होता है, उसके बाद कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर ट्रस्टी आते हैं। ऐसा एक ऑर्डर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, व्हाटएवर। तो ये हायरार्की है। इस ऑर्डर को जब समाज में लागू किया जाता है तो सोशल कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, इनको कास्ट बोलते हैं। इसमें ब्राह्मणस बोलते हैं ब्राह्मण के उन्होंने खुद को इस हायरार्की में सबसे ऊपर रखा और शूद्रों को सबसे नीचे रखा, या फिर अनटचेबल्स को उनसे भी नीचे। ब्राह्मण खुद को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके लिए बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर है, हायरार्की है, ये ईश्वर ने बनाया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पोजीशन विद इन द ऑर्डर वाज सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ। और ये जो पोजीशन है ये जन्म से फिक्स होती है कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय कहलाया जाएगा, जो वैश्य का बेटा है वो वैश्य कहलाया जाएगा, और शूद्र का बेटा है वो शूद्र कहलाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज हमने पढ़ी, इसको दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी कि ब्राह्मणों ने खुद को ऊपर रखा है, वो बहुत ही बेकार होते थे, शूद्रों को सबसे नीचे रखा, उन पर अत्याचार होते होंगे। इस तरीके की चीजें जिस तरीके से यहाँ पर ये लिखी गई है लाइनें, वो इमेज दिमाग में बनेगी। जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? पढ़ते हैं। A divine order to justify their claims, Brahmanas often cited a verse from him in the Rig Veda known as पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, यानी कि एक मंत्र है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। उसमें ऐसा लिखा है कि सबसे पहले all the elements of universe including the 4 social categories were supposed to have emanated from his body। पुरुष जो आदि पुरुष हैं या फिर ईश्वर हैं, उनके ही शरीर से पूरा का पूरा ये यूनिवर्स बना है, और जितनी सोशल कैटेगरीज हैं ये भी उन्हीं से आई हैं। तो वो जो मंत्र है वो बोलता है कि ब्राह्मणास वाज हिज माउथ, मतलब वो जो पुरुष है, आदि पुरुष है या ईश्वर है, वो ऐसा बोलता है कि जो ये ब्राह्मण है ये मेरे मुख से पैदा हुए हैं। His arms was made by the Kshatriyas, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकले। His thighs became the Vaishya, उनकी जांघों से वैश्य निकले। Of his feet the Shudra was born, और पैरों से शूद्र निकले। अब इस मंत्र को पढ़ने के बाद ब्राह्मणास इस मंत्र को फ्रिक्वेंटली बोलते थे ज्यादातर कि भाई देखो, ईश्वर के मुख से अगर हम निकले हैं तो मतलब हम सबसे ऊपर है, और पैरों से शूद्र निकला है तो सबसे नीचे वो है। तो इस मंत्र को वो इंसान जो डिस्क्राइब करेगा, हम अपनी अपनी मर्जी से कैसे भी डिस्क्राइब कर सकता है। जबकि इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो
मेरे मुख से पैदा हुआ है, यानी कि जो वेदों का गान करेगा, जो ये करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा नहीं है। जो करेगा उस काम के आधार पर उसको कैटेगरी डिवाइड किया जाएगा कि भाई जो समाज की रक्षा करता है, बाहुबल अपना दिखाता है, यानी कि अपने भुजाओं का बल दिखाता है, समाज की रक्षा करता है, लड़ाई करता है, वो क्षत्रिय कहलाया जाएगा। लेकिन इसको पेश ऐसे किया जा रहा है कि जो क्षत्रिय है उसका काम है अपनी भुजाओं का बल दिखाना, ऐसा उल्टा करके इसको बोला जा रहा है, जबकि इसमें एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, जो बोला गया है कि भाई ये बर्थ, जो पैदा होगा क्षत्रिय का बेटा वही क्षत्रिय होगा, ऐसा वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये बाय बर्थ होगा, ये कर्म के आधार पर होगा, ऐसा होता था। आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। ब्राह्मणास वर, अब ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है ये ब्राह्मणों ने लिखे हैं, सबने अलग अलग लिखे हैं, यानी कि उनकी अपनी जो समझ है। ठीक है, उसमें से ब्राह्मण वर सपोज टू स्टडी द टीच द वेदास। अब ये चार जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका काम क्या है? ब्राह्मण स्टडी द एंड टीच द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, उन्हें मुखपाठ करना और उनको पढ़ाना। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, हवन यज्ञ वगैरह करवाना। गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, खुद भी हवन यज्ञ करना। गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, और दान या फिर गिफ्ट्स वगैरह लेना या देना, दोनों चीजें। क्षत्रिय क्या करते थे? इंगेज इन वॉरफेयर, लड़ाई वगैरह, युद्ध करना। राजा या फिर ये बनते थे प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। वेदों का अध्ययन करना। गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, यज्ञ वगैरह करवाना और गिफ्ट्स देना। वैश्य का काम होता था ये सब चीजें भी करना, कि गिफ्ट्स देना, सेक्रीफाइसेस करना, वेदास स्टडी करना। इसके साथ साथ वो इकोनॉमी में इंगेज होते थे, यानी कि एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म, ट्रेड, जो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको वैश्यस करते थे। शूद्रस resign the job of serving the three higher वर्णास। शूद्रों का काम होता है इन बाकी जो ऊपर के वर्ण हैं इनको सर्व करना, इनकी सेवा करना। ठीक है, जैसा कि क्लेम कर रही है आपकी एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी, कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का काम ये होता था, जबकि हमारे वेद और पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण का काम ये है, बल्कि उनमें ये दर्शाया गया है कि जो कर्म के आधार पर जो इंसान जो काम करेगा उसके आधार पर उसका वर्ण डिसाइड किया जाएगा। इनके ब्राह्मण अगर अपना कर्म छोड़कर क्षत्रिय का कर्म भी शुरू कर दे तो उसे बाद में क्षत्रिय कहा जाएगा, उसको ब्राह्मण ही नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से चेंज भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष पर खरा उतरने के बाद फिर देखा जाएगा कि वो क्या क्षत्रिय बनने के लायक है, क्या शूद्र वैश्य बनने के लायक है, ऐसी चीजें होंगी। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल ऐसे उपनिषदों में है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में है कि एक शूद्र था जिसने वेदों का अध्ययन करने के बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। तो जो इंसान जो काम करेगा उसके आधार पर बाद में वो बन सकता है। बाकी जन्म से जो है वो तो वो काम कर ही सकता है, वो चीज फिक्स है उसकी, कि भाई वैश्य का बेटा वैश्य ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका बेटा वैश्य ना बनना चाहे, वो क्षत्रिय बनना चाहे, वो अगर ब्राह्मण बनना चाहे, तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, पर खरा उतरने के बाद उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि वैश्य को हमेशा ही वैश्य कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो वर्ण कर्म के आधार पर होते थे निश्चित। स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय द ब्राह्मणस टू इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम। अब ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने इस वर्ण सिस्टम को सोसाइटी में ये लागू हो, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होती थी। अब भाई स्ट्रेटेजी तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनकी कोई चाल वाल होगी। ये चीजों को चीजों को लेकर उठाकर इस तरीके से पेश करना कि अपनी एक नई कहानी बनाकर समझ डालकर उसमें डाल देना। तो ब्राह्मणास डेवलप 3 स्ट्रेटजीज टू इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम। 3 स्ट्रेटजीज ब्राह्मणास ने अपनाई थी ये वर्ण सिस्टम को सोसाइटी में लागू करने के लिए। फर्स्ट,
ब्राह्मणास asserted that वर्ण ऑर्डर was of divine origin, बोलते थे कि भाई ये ईश्वर ने ही बनाया है इसको, वर्ण सिस्टम को. एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट वर्ण सिस्टम was followed within their kingdom, और राजा को भी बोलते थे कि उनके पूरे किंगडम में ये फॉलो हो. ब्राह्मणास attempt to persuade the people that their status were determined by birth, ब्राह्मण लोगों को इस चीज के लिए राजी करते थे कि आपका जो स्टेटस है ये बाय बर्थ ही फिक्स हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा वैसा. ठीक है, तो क्या कहीं पर ऐसा है कि भाई फिक्स चीज हो जाएगी? जबकि जब सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये और भी ज्यादा बढ़ गए थे. जैसे सातवाहना रूलर्स को आपने देखा कि ब्राह्मण थे लेकिन वो काम क्या कर रहे थे, क्षत्रिय का. हाँ, ये है कि अगर कोई चीज सोसाइटी में चेंज होती है उसके लिए संघर्ष होता है और कुछ चीज उसको अपोज करते हैं, लेकिन वो चेंज जब अपने आप को साबित कर देता है कि ये चेंज सही था तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. प्रॉपर सोशल रूल्स. हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम आदि पर्व ऑफ महाभारत. महाभारत के आदि पर्व से एक स्टोरी उठाई है इन्होंने. अब इस स्टोरी को जो चीज इस चीज को एक्सप्लेन कर सके कि देखो ब्राह्मण लोग ऐसे होते थे, किसी एक स्टोरी को जानबूझकर उठाना और उसको किसी और तरीके से पेश करना. वंश द्रोण, ब्राह्मण. अब ये द्रोणाचार्य हैं जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे. ठीक है, वो एक बार कुरु प्रिंसेस को शिक्षा दे रहे थे. तो एकलव्य एक निषाद था, यानी कि हंटिंग कम्युनिटी का था, फॉरेस्ट में रहते थे. वो एकलव्य आया द्रोण के पास और बोलता है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा धनुर्धर बनना है और आपसे अच्छा मुझे कोई अच्छा धनुर्धर बना नहीं सकता है, तो आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है. द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैंने अपनी मेरा जो काम है मैंने डिसाइड किया है कि मैं केवल इन क्षत्रियों को ही सिखाऊंगा, मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा. ठीक है, तो द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने फिर भी ये मन में ठान तो लिया था कि मैं केवल द्रोणाचार्य को ही गुरु मानूंगा. तो उन्होंने उनकी एक मिट्टी का पुतला वैसा बनाया अपने जंगल में जाके, घर में जाके, और उनको सामने रख के उनकी पूजा शुरू करके उसी मिट्टी के पुतले से आशीर्वाद लेकर, मतलब एक सेरेमनी होता है कि गुरु से आशीर्वाद लेना है, उनका शिष्य बनना है और उसके बाद ही शिक्षा आरंभ करनी है, और खुद से प्रैक्टिस शुरू कर दी. और अपने परिश्रम से वो बहुत अच्छा धनुर्धर भी बन गया. एक दिन हुआ कि भाई जो कौरवों पांडवों का पालतू जो कुत्ता था वो देखता है कि एक निषाद है वो तीरंदाजी कर रहा है और बहुत ही ऐसा काला डेयर का स्किन उसने पहना है, मिट्टी से सना हुआ है, तो उस पर भौंकने लगा. एकलव्य ने 7 एरोज उसके मुंह में इस तरीके से मारे कि उसका मुंह ही बंद हो गया. बोला कि भाई तुम मुझे डाइवर्ट कर रहे हो अपनी काम करने से. वो बेचारा वापस गया कौरवों के पास, पांडवों के पास, और जब सबने देखा कि इतने अच्छे से किसने, मतलब उसको चोट भी नहीं लगी है लेकिन उसका मुंह भी बंद हो गया है, ऐसी अच्छी धनुर्विद्या और कौन है. जबकि द्रोणाचार्य इस चीज को देखकर स्तब्ध रह गए थे कि उन्होंने अर्जुन से ये वादा किया था कि तुम ही इस दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर होगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ. ठीक है, तो बाकी सबने जाके देखा, फिर उसको कुत्ते को फॉलो किया और जाके देखा कि वो एकलव्य है. तो द्रोण ने उनसे कहा कि तुमने ये कहाँ से सीखा. एकलव्य ने कहा कि मैंने आप ही से सीखा, आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया था और उसी प्रतिमा से आज्ञा ले ली थी कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और ऐसा करना चाहता हूँ. द्रोणाचार्य को लेकिन अपना वादा याद आया. पहले के लोग इतने अपने वादे के पक्के होते थे कि मतलब अपनी जबान के पक्के होते थे, और ये अच्छी बात थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. उस वचन को रखने के लिए द्रोण ने एकलव्य से मांगा कि ठीक है, शिक्षा तो ले ली, अब दक्षिणा भी देनी पड़ेगी और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए दाहिने हाथ का. अब दाहिने हाथ से ही ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी करने की, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाए अपना अंगूठा दे दिया गुरु की आज्ञा मानते हुए कि उसकी अब अवहेलना तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता भी था पहले कि अपने से बड़े की किसी भी बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी कहें.
ये भी अच्छी बात थी। एकलव्य ने भी अपना वचन निभाया कि आपने मुझसे अंगूठा मांगा, मैं आपको बिल्कुल दूंगा। अब इन स्टोरीज में से अच्छी बातें निकाल कर भी तो लोगों को दिखाई जा सकती है। हमेशा किसी प्रॉपर स्टोरी को उठाना और उसको किसी रीजन से उठाना कि हमें समाज में ऐसा दिखाना कि ब्राह्मण कितने बुरे होते थे, और ढूंढना ऐसी स्टोरी को निकाल के लोगों के सामने पेश कर दिया। क्या इस तरीके की और भी चीजें थी कि भाई द्रोण ने क्या ऐसा कहा था कि मुझे तुम्हें इसलिए नहीं सिखाना है क्योंकि तुम शूद्र हो या निषाद हो और मुझे तुम लोगों से नफरत है? ऐसा कहीं नहीं है। उनका अपना एक प्रण था कि मुझे क्षत्रियों को सिखाना है और अर्जुन को सबसे अच्छा बनाना है। तो भाई उन्होंने जो प्रण किया था, उन्होंने जो वादा किया था, उसको वो तोड़ नहीं सकते थे। अपनी बातों से हटना पहले के लोग नहीं जानते थे। चाहे जान चली जाए लेकिन जो चीज बोली है वो जरूर होगी, जब तक वो उनके शरीर में प्राण है जरूर होगा। सेम ऐसे भीष्म के साथ भी हुआ था। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी तो उसको मरते दम तक पूरा किया था, है ना। अभी अब जैसे कि अगर आपको कोई मैं एक टीचर हूँ, मैं अगर ये बोलूँ कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है और क्योंकि मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई आके मुझे बोले कि भाई नहीं आप ये मत कीजिए, आप जाके है ना स्लम एरिया में लोगों को पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाइए। अब मैं मना कर दूंगी कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने घर को संभालना है, मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं तो केवल उन्हीं लोगों को पढ़ाऊंगी जो मुझे फीस दे सकते हैं। अब मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, मैं गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमा रही हूँ, और ना ही मैं ऐसा है कि भाई मुझे फीस लेनी चाहिए 50 रुपए और मैं हजारों रुपए ले रही हूँ, गलत तो कुछ नहीं कर रही हूँ। और फिर अगर कोई मुझे इस तरीके से पेश करे कि देखो ये तो अनपढ़ और गरीब लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि वो गरीब है, अनपढ़ है और ये लोगों से नफरत करती है, भाई तुम एक सिचुएशन को कैसे भी पेश कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि द्रोण उन लोगों से नफरत करते थे या फिर ब्राह्मण इन लोगों से नफरत करते थे और चाहते थे कि ये लोग पढ़े लिखे ना या फिर ये धनुर्विद्या ना सीखे, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रिय ऑरिजिन। अब ये जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई थी, मतलब जैसे फॉरेन इन्वेजन हुए थे, बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में मिक्स होते चले गए थे, तो ये चेंजेस और भी ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है। उसके एग्जाम्पल है सातवाहना, बहुत ज्यादा इसको एग्जाम्पल को कोट किया गया है, लेकिन इसमें कोट ऐसे किया गया है कि भाई वो उन्होंने इन चीजों को माना नहीं क्योंकि ये गलत थी, ऐसा नहीं है। चेंजेस सोसाइटी में जब जरूरी होते हैं तो होते भी हैं और लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी सोसाइटी, इसलिए सिर्फ 4 ही वर्ण थे। धीरे धीरे सोसाइटी में और चीजें आती गई तो और चीजें ऐड होती गई। इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रिय origin, according to the shastras, only kshatriyas were supposed to be the kings. शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऐसा है कि क्षत्रिय है सिर्फ वही किंग बन सकते हैं, but it is observed that any person who is able to muster support and resources and need not to depend on theory of birth। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि कोई भी इंसान अगर वो अपनी रिसोर्सेज जुटा सकता है और ये सिद्ध कर सकता है कि वो राजा बनने के लायक है, तो ये जो बर्थ की थ्योरी है इसको वो अपोज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ मौर्य। जैसे जो शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा विस्तार हुआ था, उनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि ये क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि ये लो ऑरिजिन के थे, यानी कि कोई शूद्र वगैरह थे। द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस वर शुंगास एंड खानवास वर ब्राह्मणास। मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद जो इमीडिएट शुंग आए, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग की स्थापना की, और उसके बाद कण्व आए, वो दोनों ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों ने खुद अपनी थ्योरी को अपोज किया, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अभी समय की आवश्यकता है कि हमें राजा बनना चाहिए और समाज को संभालना चाहिए, तो उन्होंने वो किया। The Satvahana king Gautamiputra Satkarni claimed to be unique Brahman, Ekabaman, and destroyer of Kshatriya's pride. सातवाहना जो किंग है गौतमी पुत्र सतकर्णी, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं इन क्षत्रियों के प्राइड को नाश करूंगा। इनका जो है कि भाई हम क्षत्रिय और हम ही समाज को रूल करेंगे, लेकिन ये समाज में अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अब हम राजा बनेंगे और हम समाज को सही दिशा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the 4 varnas। अब उन्होंने कहा कि भाई जे 4 वर्ण हैं इनमें आपस में इंटरमैरिज नहीं होनी चाहिए, बट ही हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदमन, जो कि एक विदेशी थे रुद्रदमन, और इनके अनुसार मलिच्छ थे।
उनके साथ लेकिन ये संबंध में आए थे, मैरिज अलायंस बनाए थे उनके साथ। For this example, we can assume that integration within the framework caste was often a complicated process. The Satvahanas claimed to be Brahmanas, whereas according to the Brahmana king ought to have been Kshatriyas. सातवाहना ब्राह्मण थे, लेकिन फिर ब्राह्मणों के अनुसार, इन टेक्स्ट के अनुसार, राजा तो क्षत्रिय को होना चाहिए। दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम। उन्होंने कहा कि भाई चार जो वर्ण है इस सिस्टम, ये सोसाइटी में लागू रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरी कास्ट के साथ भी मैरिज अलायंस बनाए। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एक्सोगेमी प्रेफर करते हैं, लेकिन इन्होंने एंडोगेमी की। शका कुशन रूलर्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज बर्बेरियंस और आउटसाइडर्स एंड नॉन एज मलिच्छास। अब ये सोसाइटी में बाहर से लोग आए, उनको किस कैटेगरी में डालना है, तो बोले कि ये तो हमारी कैटेगरी में आते ही नहीं है वर्ण में, तो उनको मलेच्छ कहा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ की इसमें फिक्स नहीं होते हैं। सम पावरफुल मलेच्छस वर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशन। कुछ जो पावरफुल फिर ये एक हुआ था कि जो बाहर से जो लोग आए थे धीरे धीरे यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ की ट्रेडिशन में ऐसा रच बस गए थे कि धीरे धीरे वो यहीं के हो गए थे। अब उनको डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई ये तो कभी शकाज थे या फिर मलेच्छस थे, वो यहाँ के सिस्टम को अपनाते अपनाते यही हो गए धीरे धीरे। लेकिन यहाँ की सोसाइटी ने उन चीजों को हमेशा अलग करके नहीं रखा कि भाई ये तो अलग थे तो अलग ही रहेंगे, ठीक है तुम इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो तो हम भी तुम्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टोरी होती है यहीं पर खत्म। एक और चीज मैं जैसे दिखाना चाहूंगी, लास्ट में बताना चाहूंगी कि जो चीजें ये इन चीजों को, कहानी को उठा के किसी और तरीके से पेश करना क्यों होता है, तो ये शुरुआत हुई थी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से। आपने 11th क्लास में भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ये जो यूरोपियन से थे, ये जिस भी जगह पर गए वहाँ की सोसाइटी को, ट्रेडिशन को, उसको तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? ताकि ये लोग वहाँ पे बस सके, वहाँ की जमीन पर कब्जा कर सके, लोगों पर कब्जा कर सके। और जहाँ इनको प्रॉब्लम होती थी भाई उनकी अपनी हिस्ट्री को खत्म कर दिया कि यहाँ के लोग धीरे धीरे खत्म हो जाए, इनके ट्रेडिशन खत्म हो जाए, ये और पूरी कोशिश की कि ये क्रिश्चियन बन जाए, ये हमारे जैसे बन जाए, तो ही यहाँ के लोग रेजिस्टेंस करना बंद करेंगे। इंडिया में या फिर बाकी जगह पर, काफी जगह पर ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग नहीं झुक रहे हैं, लड़ाई करने के बाद भी, लड़ने के बाद भी। तब मैकॉले ने ये सिस्टम लगाया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, की यहाँ के लोगों का प्राइड इतना ऊपर है, ये ब्राह्मणों पर इतना भरोसा करते हैं, अपने एक दूसरे, ब्राह्मणों पर नहीं, इन लोगों के बीच में इतना ज्यादा सद्भाव है एक दूसरे पर, अपने ट्रेडिशन पर, अपने हिस्ट्री पर, अपने कल्चर पर इतना ज्यादा गर्व है कि उसको बचाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए अगर ये लोग खड़े हैं तो इसका मतलब इनका कल्चर इतना स्ट्रांग है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और उसके साथ उन्होंने लाया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कि इनकी अपने गुरुकुल है, उन चीजों को बंद कर दिया जाए और इंग्लिश एजुकेशन लगाया जाए, जिसमें इन लोगों को ये सिखाया जाएगा कि देखो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बनिया, जो भी चीजें हो, आपस में इन सबको लड़ा दो, ये एक दूसरे के रहेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल। उसके लिए इन्होंने ये थ्योरीज डालना शुरू की कि देखो ब्राह्मण जो थे उन्होंने हमेशा से तुम पर अत्याचार किए हैं, ऐसी कहानियां बनाना एजुकेशन में डालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ब्राह्मणों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और सोसाइटी को गाइड ही ब्राह्मण या क्षत्रिय करते थे। तो आपस में शूद्रों के बीच में दिमाग में ये डाला कि ये जो क्षत्रिय हैं, ये देखो तो हमेशा से तुम पर अत्याचार किए हैं, दबाया है, वैश्यों ने हमेशा से ही तुमको गरीब रखा है, ब्राह्मणों ने तुमको हमेशा सबसे नीचे रखा है। ये सारी चीजें डालनी शुरू करती थी कि यहाँ की जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाए, एक साथ खड़ी ना रहे, तो ही हम इनको कर पाएंगे। और उसके बाद भी अगर डिवाइड हो जाएगी तब भी इनको अपने कल्चर पर इतना भरोसा है कि हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, कन्वर्ट होना भी इन लोगों का जरूरी है, तभी ये हमारी तरफ होंगे। तो वो कन्वर्जन भी शुरू किया इसके थ्रू कि भाई तुम्हारा जो अपना हिंदू कल्चर है ना वो बहुत ही खराब है, देवी देवताओं की पूजा होती है, बहुत ही गंदा है। तो वो चीजें शुरू हुई। अब भी पॉलिटिकल, अब वो चीजें तब थी, अभी भी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एंटर हो चुका है। पॉलिटिकल लोगों को आपने देखा है, नेताओं को आपस में लड़ाना, डिवाइड रूल करना कि भाई ये तो देखो इन लोगों ने तुम लोगों को जगह नहीं दी है, जो सबसे नीचे का तबका है उसको ऊपर लाया जाए, आपस में ये पॉलिटिक्स में अभी भी चल रहा है।
कि कास्ट के या धर्म के आधार पर समाज को बांटो और सीट अपने नाम पे कर लो, जहां पर जो ज्यादा मेजोरिटी है उसको अच्छा बोलना और बाकी लोगों को खराब बोलना और उसके उस पे वोट बटोरना, ये अभी भी चल रहे हैं। तो इन चीजों से बच कर रहे, हिस्ट्री को पढ़े तो उस चीज को अच्छे से समझे कि ये चीज जो है क्या वो सच है, हिस्ट्री में जो लिखा गया है तो क्या इसका कोई प्रमाण है या फिर ये सिर्फ कहानी बनाकर इस पे छाप दिया गया है, ऐसा है। तो इन चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट की थी कि मुझे इन चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट आने लग गया था। ये ऐसा क्यों है, हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा होने लगता है कि हमारे समाज में कुछ भी अच्छा नहीं था। अपने आप दिमाग में ये चीज़ें आने लगती कि क्या हमारा समाज हमेशा से इतना खराब था? अगर इतना खराब होता तो इतनी पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन जो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो बची रही, तो क्यों बची रही? अच्छा होगा तो ही बची रही, खराब होती तो ढह जाती, सब कुछ खत्म हो जाता, है ना। तो इसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक और चीज, हाँ एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि बोलते हैं कि भाई जो सबसे नीचे का तबका है ना उसको जानबूझकर ऊपर नहीं लाने दिया गया, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर आप जो भी ऑक्यूपेशन शुरू करते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं, तो आप उसको पा सकते हैं। अगर आपकी सपोज अभी आप 12th क्लास में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको लाके बोला जाए कि भाई आज से आपको मैथ्स आपका स्कूल का जो पेन है वो पढ़ाएगा, क्या आप उसको अपोज नहीं करेंगे? और आप उसको अपोज करते हैं तो लोग आपको बोलेंगे कि देखो ये तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पेन है वो शुद्र है इसलिए इसको अपोज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शुद्र है आप इसलिए अपोज नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए अपोज कर रहे हैं कि वो योग्य नहीं है। अगर वो अपनी योग्यता साबित करता है कि मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। सेम अगर ब्राह्मणों ने जब किसी चीज को अपोज किया कि भाई ये तो शुद्र है, जैसे कि मौर्य के एग्जाम्पल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि ये शुद्र है, ये राजा नहीं बन सकता है, तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ये शुद्र है इसलिए राजा नहीं बन सकता है, जब इसलिए कि ये योग्य नहीं है, ये नहीं जानता है कि राज्य को कैसे चलाना है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसको एक्सपीरियंस अपने काम का है, इसको एक्सपीरियंस क्षेत्र के काम का नहीं है, तो ये कैसे बनेगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी योग्यता साबित की, पूरे देश को इकट्ठा किया, सारी राज्य सत्ताओं को इकट्ठा किया, तब सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम योग्य हो तो हम तुम्हें अपना राजा स्वीकार करते हैं। तो वो योग्यता साबित करो। इन चीजों को एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल को उठा के कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, उस पर कभी मत जाओ। सोचो कि अगर ऐसा हुआ था, अपोज किया था, और ये अगर ऐसा लिख रहा है कि उन्होंने ऐसा किया था, तो क्या सच में है या फिर इसके कोई और भी पहलू हो सकता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमेशा नेगेटिव चीजों को उठाकर ही किसी स्टोरी को नेगेटिव तरीके से ही पेश कर किया जा रहा है सारा का सारा, तो उसके बारे में थोड़ा सोचो कि क्या इसकी पॉजिटिव साइड हो सकती है जो इन्होंने पेश नहीं की है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। इन्होंने जो लिखा है वो इनकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपनी धारणाएं हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ब्राह्मण और शूद्र वैश्य या फिर क्षत्रिय आपस में नफरत करते थे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, पसंद आती हैं तो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।